है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में प्रॉब्लम पूछिए बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास कर रही है किसी पर्टिकुलर एरिया से। मान लो ये एक खाली जगह है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई में एरिया का इंटीग्रेशन। हाँ, एरिया का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब जरा ध्यान दो। अब मैं आपसे कहता हूँ ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है आपका एरिया। अब मैं इस एरिया का इंटीग्रेशन करूंगा, सरफेस इंटीग्रल करूंगा। तो मैं या तो उसको कर सकता हूँ ओवर अ ओपन लूप, या मैं उसको कर सकता हूँ ओवर अ क्लोज लूप। अगर ओपन लूप होगा तो इसका जवाब आएगा ई एस और उसका डॉट प्रोडक्ट आएगा। क्लोज लूप होगा तो उसका जवाब आएगा ई एस नहीं होके क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लोज लूप में क्या आएगा? क्लोज लूप में आएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और ओपन लूप में आएगा ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस को आप आगे जाके खोल सकते हो ई एस कॉस थीटा। ये डाउट था हर्ष का। हर्ष समझ में आया ओपन और क्लोज क्या होता है? यस सर। तो ओपन लूप में क्या होता है? हम ई एस, अब अगर कोई ऐसा फ्लक्स हो जो खुला हो, जिसकी मैं एक गॉसियन सरफेस नहीं बना पा रहा हूं, तब मैं बात करता हूं ओपन लूप की। अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाता हूं, गॉसियन सरफेस अप्लाई करता हूं, तो वो क्लोज लूप बन जाता है। अब मान लो ये एक वायर है, ये खुली है, लेकिन मैं इस पे ऐसी एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लूं तो ये क्लोज्ड हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? क्लोज। अब मान लो ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, इस रेक्टेंगुलर शीट का एक छोटा सा एक टाइनी पार्टिकल लेता हूं मैं, और उसके इधर, उसके आगे और उसके पीछे का रीजन मैं क्लोज कर देता हूं। तो ये हो जाएगा आपकी गॉसियन सरफेस, जिसके अंदर वो टाइनी पार्टिकल आ रहा है। अगर इस टाइनी पार्टिकल को मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो मैं पूरी की पूरी इनफाइनाइट लॉन्ग शीट का फ्लक्स निकाल सकता हूं। बात समझ में आई? यस सर। सर ओपन में हम कौन सी सर्विस लेंगे? ओपन में हम, ये तो क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही है, कोई सरफेस नहीं लेंगे हम उसमें। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही है जैसे किसी एक रेक्टेंगुलर शीट में से निकल रही है। और अगर क्लोज है तो उसके अंदर मान लो ये है, ये एक पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है जिससे इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। तो मैं इस इनफाइनाइट लॉन्ग शीट को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो एरिया। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं अब यहां पर देखूं तो मैंने एक रेक्टेंगल का एरिया बनाया है। रेक्टेंगल में लेंथ है, ब्रेड्थ है। अगर मैं उसका एंगल धीरे 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 करके शिफ्ट करता हूं तो ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब इसका एरिया कितना है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऑल्टीट्यूड और बेस, ये ऑल्टीट्यूड मल्टीप्लाई में बेस। अब ये ऑल्टीट्यूड है कितना? इस लेंथ को अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में रिजॉल्व कर दूं तो यहां आएगा एल का साइन थीटा, नीचे आएगा एल का कॉस थीटा। ठीक है, तो ये ऑल्टीट्यूड है एल का साइन थीटा, और एल के साइन थीटा को अगर मैं बेस से मल्टीप्लाई करूं, बेस को क्या लिया है? बेस को आप ले लो बी। ठीक है, तो ये लेंथ का साइन थीटा उस बी से मल्टीप्लाई होगा, और एरिया आएगा आपका एल बी साइन थीटा। आप जानते हो साइन थीटा हटने पर क्रॉस प्रोडक्ट आता है, बोलो बच्चों। यस सर। ठीक है, तो वो लगाया हमने। अब हमें पता चल गया कि एरिया क्रॉस प्रोडक्ट है। एरिया क्रॉस प्रोडक्ट है दो साइड्स का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एरिया को लेता हूं, यानी कि जो भी चीज क्रॉस प्रोडक्ट में हमें मिलती है एज अ प्रोडक्ट, वो चीज वेक्टर होती है। एरिया क्रॉस प्रोडक्ट है लेंथ और ब्रेड्थ का। लेंथ और ब्रेड्थ का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे एरिया मिलेगा, और वो जो एरिया मिलेगा वो खुद वेक्टर क्वांटिटी होगा। वो खुद क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। अब एरिया, ठीक है, अब एरिया आपका वेक्टर क्वांटिटी है। एक बात, एरिया आपका वेक्टर क्वांटिटी है, उस एरिया को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड से, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। जब उन दोनों का मैं प्रोडक्ट करूंगा तो जो चीज मुझे मिलेगी वो कैसी मिलनी चाहिए? या तो स्केलर या वेक्टर।
अब वो देखना है मेरे को, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कौन सा प्रोडक्ट करूं। सर एक मिनट रुक जाओ बेटा। सर हाँ जी बोलो सर एक डाउट है। बोलो। जब एरिया वेक्टर क्वांटिटी है हाँ। तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो थर्ड डायरेक्शन में आएगा। हाँ आएगा ना थर्ड डायरेक्शन में। अब इस लेंथ और इस ब्रेथ थर्ड डायरेक्शन थर्ड डायरेक्शन होगी ये, इसका नॉर्मल, इस सरफेस का नॉर्मल। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जो जेड एक्सिस है वहां पर आएगा रिजल्टेंट एरिया का। ठीक है, अभी हम नॉर्मली निकालेंगे। अब इसका मतलब ये हो गया तुम्हें हर बार एरिया का नॉर्मल निकालना है। एरिया का क्या निकालना है? नॉर्मल। ये देख ये रहा, ये इसका एरिया बनाइयो बेटा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अगर एरिया है आई मल्टीप्लाई में वाई, एक्स मल्टीप्लाई में वाई, तो उसका प्रोडक्ट करने पर मुझे क्या मिलेगा? के। के मतलब उससे परपेंडिकुलर। बोल ठीक है। यस सर। अब दूसरी बात, ये तो एरिया आ गया। अब मैं बेटा तेरे से कह रहा हूं जो एरिया है उस एरिया को या उस सरफेस को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। किसके साथ कर रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर मुझे मिलता है फ्लक्स। लेकिन मैं तेरे से पूछ रहा हूं ये कैसा प्रोडक्ट है, ये डॉट है या क्रॉस है? वो पता चलेगा क्रॉस। देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं ये डॉट है या क्रॉस है पता चलेगा इसके एक्सपेरिमेंट से। मैंने क्या किया, एक विंडो ली, आपसे पूछा इस विंडो में ऐसे अगर करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी या हवा आएगी तो आपको ज़्यादा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक्सपीरियंस होगी या ऐसे? बोलो। स्ट्रेट स्ट्रेट अरे स्ट्रेट फर्स्ट केस या सेकंड केस? ये स्ट्रेट क्या होता है? फर्स्ट फर्स्ट केस। फर्स्ट केस, क्योंकि फर्स्ट केस में ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर से कोई चीज़ निकल के जा रही है। अब फिर से इस विंडो को मैं दोबारा बना के दिखा रहा हूँ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका नॉर्मल क्या है, वो ये है। और अगर इसका नॉर्मल ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी यहीं पे ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री पे कोई चीज़ मैक्स आए तो वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा? तो ये cos 0 होना चाहिए, ये cos 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और अगर कोई चीज क्रॉस प्रोडक्ट में आती है तो इसका मतलब वो उनका डॉट प्रोडक्ट है, वो उसका डॉट प्रोडक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डॉट प्रोडक्ट क्यों होता है? क्योंकि ये तब मैक्सिमम वैल्यू देता है जब थीटा 0 होता है। थीटा 0 किसके बीच में होता है? थीटा 0 होता है नॉर्मल और जो भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। अब इधर आ जाओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? ये सरफेस इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ds का डॉट प्रोडक्ट है, ES। अब डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो क्या आएगा? cos थीटा। और cos थीटा आएगा तो 0 डिग्री पे cos थीटा क्या होता है? मैक्सिमम। और 90 डिग्री पे cos थीटा क्या होता है? 0। ठीक है। और सर फाई के पास तो डायरेक्शन होती है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी वो? अच्छा कौन बोल रहा है ये? सर शिवानी। कौन सी डायरेक्शन होती है बेटा फाई के पास? फ्लक्स के पास प्लस से माइनस जाता है, माइनस से सर प्लस। होती है। आप तुम बताओ बेटा कौन सी होती है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे जाती है तो फ्लक्स कहाँ जाता है? सर आपने ही तो बताया था अपनी वीडियो में कि इसकी डायरेक्शन होती है, बट ये इसको हम स्केलर ही मानते हैं क्योंकि वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, इसलिए इसको स्केलर ही बोलेंगे। डायरेक्शन होती है तब भी। नहीं डायरेक्शन नहीं होती इसकी। कुछ और बोला होगा बेटा, बोलो। हाँ कोई और बोलो, क्या बोल रहा है? एंगल पे डिपेंड करता है, आपने ये बोला था। हाँ एंगल पे तो डिपेंड करता है, ये एंगल पे डिपेंड करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई डायरेक्शन होती है। ये एंगल पे डिपेंड करता है लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है शिवानी। अब दूसरी बात, अगर मैं 0 डिग्री की बात करता हूँ तो cos 0 1 होता है, वहां पर इसका फ्लक्स E.S होता है। अगर मैं 90 डिग्री की बात करता हूँ तो इसका फ्लक्स मिनिमम होता है, वगैरह वगैरह। ये बात समझ में आती है? यस सर। अच्छा, अब फ्लक्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है ओवर अ क्लोज लूप। ओवर अ क्लोज लूप जो फ्लक्स होता है वो होता है E.ds, क्लोज लूप का इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज लूप। और जो ओपन लूप होता है वो क्या होता है आपका? E.ds
ओपन लूप में इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ओपन लूप में होगा तो बनेगा आपका ई एस कॉस थीटा, खत्म कहानी। लेकिन क्लोज लूप में बनेगा तो वो गॉस थ्योरम के हिसाब से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। तो गॉस थ्योरम अप्लाई होती है सिर्फ क्लोज लूप में, ओपन लूप में नहीं होती। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने कहा ये फ्लक्स है, आपका फ्लक्स है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं आपसे बात करता हूं इस सरफेस की, तो क्या इस सरफेस के अंदर आ रहा है चार्ज? बोलो। हाँ। अगर पूरा का पूरा चार्ज अंदर आ रहा है तो इसका फ्लक्स होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स। ठीक, दूसरी बात, अगर मैं इसको देखूं, इसका ये वाला हिस्सा ना ढक दो, अभी ये अभी आया नहीं, आएगा। इस क्यूब को देखो, इस क्यूब के अंदर क्या वो पूरा चार्ज आ रहा है? ये वाला हाँ सर। नहीं आ रहा, पहले क्यूब में नहीं आ रहा, सरफेस पे है। दोनों क्यूब में आ जाएगा, नो सर, सरफेस। हाँ, दोनों क्यूब में आ जाएगा। कितने क्यूब में आ जाएगा? दोनों क्यूब में। तो दोनों क्यूब में। एक क्यूब में आधा आ रहा है, एक क्यूब में आधा आ रहा है, दूसरे क्यूब में आधा आ रहा है। तो आप कहोगे कि भैया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट तो लग रहा है, लेकिन एरिया डबल हो गया इसलिए हाफ लग रहा है। कितना लग रहा है? बोलो। हाफ। अच्छा, अच्छा। अब अगर कोने पे आ जाए तो एक कॉर्नर पे, तो कैसे पता चलेगा? तो आपको ये पता होना चाहिए जो कॉर्नर है ना वो 8 ऐसे क्यूब से शेयर किया जाता है। कितने क्यूब से? 8। अगर वो, आठ। हाँ 4 तो आपको दिखाई दे रहे होंगे 2D में, 4 2D में दिखाई दे रहे हैं। और इनको इंटू 2 कर देंगे क्योंकि आगे पीछे हो जाएंगे। हाँ, अगर ये और ये हैं तो इनके पीछे भी 4 और होंगे तो 8 हो जाएंगे। टोटल 8 क्यूब है जिनसे ये शेयर किया जा रहा है। तो एक के हिस्से में कितना आएगा? 1/8। आई बात समझ में? यस सर। अब देखो, अब अगर ऐसा हो कि किसी एक सरफेस से मुझे निकालना हो और चार्ज जो है वो फिर भी ऐसी जगह पे रखा हो कि अगर इस सरफेस का मैं क्यूब बना दूं तो वो बिल्कुल सेंटर में आएगा, अंदर आएगा क्यूब के। तो आप ये कह सकते हो कि भैया अगर पूरा क्यूब होता तो होता क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन क्यूब की सिर्फ एक साइड है। ऐसी कितनी साइड है? 6, तो ये 1/6 है। बोलो। यस सर। अब जरा एक बार एक पेज पे आ जाओ, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। सर ये गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, ये एक सरफेस है, ये सिंपल सी एक सरफेस है। ये देखो, ये क्यूब देखो आप, ये क्यूब है। अब इस क्यूब के अंदर अगर चार्ज बिल्कुल बीच में है तो सारा का सारा चार्ज क्यूब के अंदर है। ये रहा चार्ज, सारा चार्ज क्यूब के अंदर है तो फुल। तो ब्लू वाले के लिए तो क्या आएगा? क्यूब एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर चार्ज एक फेज पर है तो ये जो फेज है ना, ये जो दीवार है, ये 2 रूम से बांटी जा रही है। तो यहां कितना आएगा? यहां हाफ आएगा, ये फुल आएगा। और अगर मैं यहां रख दूं तो ये जो एज है ना, एज क्यूब का, ये 4 और क्यूब से बांटा जा रहा है। अभी मैं इस क्यूब के ऊपर एक क्यूब रख सकता हूं, रख सकता हूं? बोलो। इस क्यूब के साइड में एक क्यूब रख सकता हूं, हाँ इस क्यूब के साइड में एक क्यूब रख सकता हूं, वो जो ऊपर रखा है उसके साइड में भी एक क्यूब रख सकता हूं। तो ऐसे करके कितने क्यूब आए जो इस वाली वॉल, इस वाले उसको पिलर को बांट रहे हैं? ऐसे कितने आए? 4। 4, 1 4। 2 3 और ये खुद 4। तो ये इसके लिए कितना आएगा? इसके लिए 1/4 आएगा। 1/4 इसके लिए कितना आया था? इसके लिए फुल। लेकिन अगर मैं कहता हूं सिर्फ एक सरफेस को देखो, सिर्फ एक, मैं उसको शेड ही कर रहा हूं, इस वाली सरफेस को देखो, इससे कितना होगा? तो आप कहोगे भैया तो एक फेस है,
और ऐसे यहाँ पे 6 फेस हैं। अगर फुल का Q बाय एप्सिलॉन नॉट है तो एक फेस की वजह से होगा 1/6 Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बोलो। ओके सर। चलो, यस सर। ये फेस की बात हो गई, एज की बात हो गई, सेंटर की बात हो गई। अब कॉर्नर, ये जो कॉर्नर है ये कितनों से बांटा जा रहा है? मेरे को 2D में देखने पर तो ऐसा लगता है ये 1/4 है। 2D में देखने में तो ऐसा लगता है ये ना 4 से बांटा जा रहा है। 1 2 3 4, लेकिन ये 4 से नहीं 8 से बांटा जा रहा है। कितनों से बांटा जा रहा है? 8। आप ना एक तरबूज को लेट करो और उसको ऐसे काटो, फिर यहां से काटो। ठीक है, अभी 4 पीस दिखाई दे रहे, और फिर उसको बीच में से स्लाइस कर दो। यस सर। फिर उसको बीच में स्लाइस कर दो, 4 ऊपर रह जाएंगे, 4 नीचे रह जाएंगे। फिर जो सेंटर का पॉइंट आएगा ना वो होता है क्यूब का कॉर्नर। मैं इसको 11th की किताब केमिस्ट्री किताब में ढूंढने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री किताब में सॉलिड चैप्टर में है ये। एनसीईआरटी जो डायग्राम बनाती है वो थोड़ा सा 3D टाइप है। ये रहा। अब देखो इसको, दिख रहा है? बीच में जो ब्लू कलर की बॉल है वो कितने कमरों से बांटी जा रही है? 4। 4 नहीं, 8। 8 ढंग से देखो। हाँ 8। ये देखो, अब इसमें एक है पीछे, एक रूम। ठीक है, एक है आगे, 2 रूम। एक पीछे वाले के साइड वाला, 3 रूम। एक पीछे वाले के साइड वाले से आगे वाला, 4 रूम। 4 रूम ऊपर हो गए। ये 4 रूम है, 1 2 3 4, बोलो। यस सर। ऐसे ही 4 रूम नीचे, यस सर। 1 2 पीछे 3 आगे 4। तो ये कितनों से बांटा जा रहा है? 8 रूम से बांटा जा रहा है। बोलो, ठीक है? यस सर। ठीक है सर। तो यहां आएगा 1/8 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ कुछ यस सर। सबको? यस सर। आ जाओ। अब इसके बाद बारी आती है एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ये बहुतों ने पूछा है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अगर एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और मैं उसका एक टुकड़ा लेता हूं, अगर मैं इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का एक टुकड़ा लेता हूं, तो आप ये देखोगे उस टुकड़े पर मैं गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस लेट कर सकता हूं। कर ली लेट? अब इस बात को समझो, ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इसमें एक तो ऊपर का हिस्सा है, एक नीचे का हिस्सा है और एक कर्व्ड सरफेस है। तो यहाँ 3 जगह, कितनी जगह है? एक ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा और एक कर्व्ड सरफेस। ठीक है? ठीक है? यस सर। ठीक है। अब ये जो 3 गॉसियन सरफेस है इन तीनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, क्योंकि एरिया के परपेंडिकुलर के साथ मैं एंगल बनाता हूं। आ जाओ। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने ऊपर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, ये DS1 के लिए करा ऊपर, तो फिर DS2 के लिए, फिर DS3 के लिए। 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए मैंने 3 सरफेसेस के लिए, एक DS1, एक DS2, एक DS3। कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। अब मैं इसको बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंपेयर करूंगा। अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही हो तो ये पॉजिटिव चार्ज है, और अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है तो इस वाले के साथ एंगल क्या होगा? 90। इस वाले के साथ एंगल क्या होगा? 90। और इस वाले के साथ एंगल क्या होगा?
TS2 के साथ 0 0 है ना, बात ठीक है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स है वो है फ्लक्स फर्स्ट का, फ्लक्स सेकंड का, फ्लक्स थर्ड का। फ्लक्स फर्स्ट का ऊपर वाला सर्कुलर शेप, फर्स्ट और थर्ड बोला इसने, फर्स्ट और थर्ड के सर्कुलर शेप और सेकंड के कर्व सरफेस। सर्कुलर शेप पे तो आंसर 0 आ रहा है क्योंकि cos 90 होता है, cos 90 0 होता है। जहां cos 0 आ रहा है वहां पर मैक्सिमम आएगा, वो बनेगा आपका ES cos थीटा। अब देखो फर्स्ट पर 0, सेकंड पे 0, तीसरे पे ES cos थीटा, और cos 0 डिग्री कितना होता है 1, इसलिए इसने खाली ES लिख दिया। तो फ्लक्स कितना आया ES। अगर मैं अप्लाई करता हूँ गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने पर यहां पर वैल्यू क्या आती है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ES, ठीक है। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है आपकी, Q बाय एप्सिलॉन नॉट S, ठीक है। बोलो, यस सर आप जानते हो जो सिलेंडर होता है उसका एरिया होता है 2 पाई RL, और Q बाय L अगर मैं रख दूं तो मेरे पास लैम्डा आ जाएगा। अब आप कहोगे भैया यहाँ पर चार्ज डेंसिटी लीनियर क्यों निकाली, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर थी, सीधी वायर थी, एक डंडी जैसी, 1 डायमेंशनल, ठीक है। यस सर यहां तक बात समझ में आई यस सर सबको। यस सर अच्छा, अगर मैं इसकी जगह एक सरफेस लेता, ऐसी सरफेस, एक शीट लेता, इनफाइनाइट लॉन्ग शीट, इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के आगे और पीछे दोनों तरफ उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपैक्ट पड़ेगा, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ठीक है। तो आगे भी निकलेंगी पीछे भी निकलेंगी, तो फिर से मैंने एक सिलेंड्रिकल रीजन बना लिया। जहां आगे निकलेगी वहां ले लिया मैंने DS1, जहां पीछे निकलेगी वहां ले लिया मैंने DS2। अब चाहे DS1 हो चाहे DS2 हो, दोनों पर एंगल कितना आ रहा है 0। लेकिन अगर मैं इसकी इस सरफेस पे कर्व सरफेस बनाता हूं तो एंगल कितना आता है 90। 90 तो जहां 90 वहां वैल्यू 0, जहां पे एंगल 0 वहां पर 1। तो सरफेस 1 के लिए भी EDS और सरफेस 2 के लिए भी EDS, और बीच वाला EDS3 0। तो ES 2 आ गए, ES। तो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें आया था ES, अब फ्लक्स आ गया 2ES। एक बात, दूसरी बात, अब ये पूरी की पूरी शीट है, इसके लिए सरफेस ली जाएगी, तो चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेगी, चार्ज अपॉन में सरफेस। फ्लक्स कितना होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू कितना आया 2ES। कंपेयर करना भाई, कंपेयर किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, हाफ Q बाय S 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट को तो मारो गोली, Q बाय S कितना होता है सिग्मा, तो फॉर्मूला बन गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये था एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के लिए। अब अगर मैं आपसे बात करूं स्फेयर की, आ जाओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, एक तो है होलो स्फेयर, होलो स्फेयर मतलब जो खोखला हो, जिसके अंदर कुछ भी ना हो। अगर अंदर कुछ भी नहीं है तो अंदर चार्ज भी नहीं होगा, अगर अंदर चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी, ठीक है। यही बता रहा है, इनसाइड होलो स्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती क्योंकि चार्ज नहीं होता। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सरफेस पे डिस्टेंस भी सबसे कम होता है, यानी कि वो उतना ही होता है जितनी सरफेस की रेडियस है। उसके बाद अगर आप बढ़ते जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, K पूरा चार्ज अपॉन में R², और सरफेस को पार कर जाते हो तो K अपॉन ये जो अपॉन में R² आता है, इस R की वैल्यू बढ़ जाती है, और अगर R की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। तो वो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन जो आया R के साथ वही आया, अंदर तो थी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, 0 थी, बाहर डिक्रीज कर गई, ठीक है। किसका क्वेश्चन था ये, स्फेयर वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझाने का, राघव ने भी पूछा था। राघव समझ आया, पता नहीं कहां सो रहा है। अब आगे ध्यान दो, अगर ये अंदर से भरा हुआ होता, समझ में आ गया सर। ठीक है, अगर ये अंदर से भरा हुआ होता, हाँ बोलो। जैसे अभी हमने जो इनफिनिट लॉन्ग वायर ली थी उसके आसपास हमने एक क्वेश्चन सर्कल दिया, फिर उसके ऊपर हमने पॉइंट्स को लेकर फिर हमने फॉर्मूला लगाया, तो उसके अंदर हमें Q बाय S का फॉर्मूला लगाना नहीं चाहिए था, आपने हमने ES का फॉर्मूला लगाया, ES cos थीटा जो कि ओपन का है। किसमें, अभी
ये जो हमने क्वेश्चन सरफेस बनाई किस थी, वाले का करूं बेटा, किस वाले का? फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, शीट का, किसका? जो अभी हमने क्लास में करवाई थी इससे पहले। ये शीट। हाँ बता, इसमें क्या करना चाहिए? इसके अंदर जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिया ना ES cos थीटा का, यहाँ पे हमें Q बाय वो एप्सिलॉन नॉट लेना चाहिए था। वो बाद में लेते हैं ना बेटा, पहले फ्लक्स तो सॉल्व कर लूँ, तभी तो उसको मैं जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी उसी को तो गॉस थ्योरम से कंपेयर करूंगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से। कहाँ ध्यान है ध्रुव तेरा? अब देखो, अगर सॉलिड होता स्फीयर तो अंदर चार्ज होता, कितना चार्ज होता? Q डैश चार्ज होता, पूरा तो नहीं होता, पूरे से थोड़ा कम होता। वो कितना कम होता उसको हम निकालेंगे। पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनता, हाँ, K Q डैश बाय आर स्क्वायर। ठीक है, फिर मैं लिखता यहाँ पर वैल्यू आती Q डैश बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू Q बाय पूरा वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से Q डैश क्या निकल के आता था आपका? 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, रेडियस बच गया, छोटा आर क्यूब डिवाइड बाय बड़ा आर क्यूब, ये Q डैश आ गया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है हमारा, जो हम अभी अप्लाई करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू K Q डैश बाय आर स्क्वायर इनसाइड, और वैल्यू रखने पर क्या हुआ? ये आर स्क्वायर उस आर के क्यूब से कट गया, कटने से आर बच गया एक, और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या आ गया आर के साथ? डायरेक्ट। क्या रिलेशन आ गया? डायरेक्ट। तो इसका मतलब जो मैंने वहां पे जीरो ली थी अभी वैल्यू, कहाँ गई? ये अब जीरो नहीं है, ये डायरेक्टली इंक्रीज कर रही है जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इनसाइड द सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, और ये रहा ग्राफ, और आउटसाइड डिक्रीज करेगी। आउटसाइड का सेम है। अब जल्दी से इसको देखो, स्फीयर वालों को, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां आपका फ्लक्स पूरा ही करा दिया मैंने प्रॉब्लम समेत। ठीक है, चलो सर वैसे आपने जो स्फीयर का करा रखा है, हाँ, उसके अंदर आपने डेंसिटी भी ले रखी है। डेंसिटी ले सकते हो, डेंसिटी लेने में क्या दिक्कत है? इस चार्ज को डिवाइड कर दो 4 पाई आर स्क्वायर से, तो 4 पाई से मल्टीप्लाई 4 पाई से डिवाइड कर दे, अपने आप आ जाएगी डेंसिटी। ठीक है, ठीक है, मैं यही पूछ रहा था, पर फॉर्मूला फिर मेन कौन सा ले, डेंसिटी वाला या ये वाला? दोनों ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता हो। अब मेरी बात सुनो, ये जो आपने करा फ्लक्स, अब इसमें अब किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाँ जी बोलो, बोलो, कोई बोला है, बोलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर, क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या परपेंडिकुलर? भैया जो वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो सरफेस से। हाँ, किसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से परपेंडिकुलर हो? जरूरी नहीं है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, तीनों पे परपेंडिकुलर थोड़ी आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नॉर्मल था, अगर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर थी तो मैक्स नहीं थी, तो जीरो। बेसिकली ये है ना कि हर तरफ होती है, हाँ, बस हम एक रिस्पेक्ट में लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होना जरूरी तो है नहीं, किसने कहा जरूरी है? गुलनाज? नहीं भैया, साइन मतलब कि 180 डिग्री। हाँ 180 डिग्री हो सकती है,